फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द कॉस्ट ऑफ पुअर एचआर प्रैक्टिसेस। एचआर इज ए important area of management like production, marketing, finance, supply chain management. Likewise, HR is one important function and HR department is aligning the human capital with the business requirement. यह बात हमें ठीक से समझनी है और जहां एचआर बहुत स्ट्रांग है, दे आर परफॉर्मिंग वेल, वह कंपनी बहुत प्रोग्रेस कर रही है। और जहां एचआर की प्रैक्टिसेस थोड़ी वीक हैं, वो कंपनियां काफी हैवी कॉस्ट पे कर रही हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि बिकॉज ऑफ पुअर एचआर प्रैक्टिसेस कंपनी इज गोइंग टू द डार्क साइड। तो आज हमें समझना है कि जो एचआर की प्रैक्टिसेस है वो पुअर प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पुअर एचआर प्रैक्टिसेस कहां कहां एचआर में कैसे कैसे होती हैं। सबसे पहले हम इन एरियाज को देखेंगे। नंबर 1, टैलेंट एक्विजिशन। जब भी हम कोई कंपनी में टैलेंट एक्विजिट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो उस टाइम हमें उसकी जो स्किल सेट है या जो उसकी कॉम्पिटेंसीज हैं वो मेरे जॉब रिक्वायरमेंट से मैच होनी चाहिए। यदि मैं नहीं मैच कर पा रहा हूं तो वो एचआर प्रैक्टिस का फेलियर है। अब मैं उसके लिए कितना इंटरव्यू करूं, मुझे खूब अच्छी तरह ध्यान है। जब मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था तो उस कंपनी के लिए हमने एक फिटर अपॉइंट करने के लिए 69 टाइम्स इंटरव्यू किए थे और तब एक फिटर को अपॉइंट किया था। बिकॉज दैट टाइम द टेक्नोलॉजी वाज वेरी वेरी इफेक्टिव एंड मॉडर्नाइज्ड। तो हमको जब तक मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन से मिलती हुई स्किल सेट या कॉम्पिटेंसी नहीं मिले तब तक हमें किसी को रिक्रूट नहीं करना चाहिए। नंबर 2, हैव सिग्निफिकेंट कैरेक्टर डिफेक्ट्स। बहुत सारे लोगों में कुछ कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम होती है, तो वो हमें दिखाई देती है कि उनका थिंकिंग नेगेटिव है या कॉन्फ्लिक्ट में ज़्यादा बिलीव करते हैं, आइसोलेशन में काम करते हैं, टीम के साथ काम नहीं कर पाते हैं। तो वह सब देखना भी टैलेंट एक्विजिशन टीम का व्हेन वी आर रिक्रूटिंग द पर्सन जरूरी है। इसलिए आज की डेट में बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यू फोकस हो रहे हैं और जहां यह नहीं हो रहा है तो वहां रिक्रूटमेंट में गलत लोग आ जाते हैं और बाद में दिक्कत होती है। नंबर 3 है हमारा हैव ए सब्सटेंस अब्यूज प्रॉब्लम। कुछ लोगों की लैंग्वेज बड़ी नॉन पार्लियामेंट्री होती है, कुछ पेट वर्ड्स होते हैं, कुछ अब्यूजिव वर्ड्स वो अपनी लैंग्वेज में रखते हैं, कुछ मीटिंग्स में गुस्सा करते हैं। तो यह सब हमारे लिए देखना बहुत जरूरी है, जब हम चाहे वो लोएस्ट पोजीशन हो या कंपनी की हाईएस्ट पोजीशन हो, क्योंकि एचआर की प्रैक्टिसेस तो सभी में इन्वॉल्व हैं। तो हमें यह भी टैलेंट एक्विजिशन के टाइम पर देखना बहुत जरूरी है। नंबर 4 है हैव फेलोनीज इन देयर क्रिमिनल रिकॉर्ड। कुछ लोगों का पास्ट रिकॉर्ड बड़ा गंदा होता है, हम उसको ठीक से चेक नहीं करते, वेरीफाई नहीं करते और आदमी गलत आ जाते हैं और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन सफर कर जाती हैं। यह एचआर प्रैक्टिसेस का बहुत बड़ा फेलियर है। मैंने कई बड़ी कंपनियां जो फॉर्च्यून 500 में अपने आप को काउंट करती हैं, उनमें भी सीनियर पोजीशंस पर गलत लोगों को आते देखा है। या तो वो 4-6 महीने में बाहर करने पड़ते हैं या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को डुबा देते हैं। तो हमें ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। नंबर 2 आता है टैलेंट डेवलपमेंट। व्हेन वी हैव रिक्रूटेड, हमने एक आदमी को ले लिया और उसका हम डेवलपमेंट ना करें तो यह ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो नहीं करेगी और वह आदमी भी, व्यक्ति भी ग्रो नहीं करेगा। तो हमें उसकी ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ दोनों को मैच करना है, उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। बहुत सी जगह क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ग्रो कर जाती है और ह्यूमन कैपिटल ग्रो नहीं करती, तो भी मिसमैच है। बहुत सी जगह ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करती है लेकिन हम ह्यूमन कैपिटल की ग्रोथ करते रहते हैं आर्टिफिशियली और वो सब सीनियर बन के स्ट्रक हो जाते हैं, काम करने वाले बचते नहीं है, तो भी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती है। तो हमें समझना है कि टैलेंट डेवलपमेंट में हमें क्या काम करना है। नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग
इफ दे डू नॉट वर्क आउट, कि मेरे जो ह्यूमन कैपिटल है उसको किस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वो कितनी बार आवश्यकता है। क्योंकि कॉम्पिटेंसी और स्किल सेट डेवलप करना, उसको मेंटेन करना, एम्प्लॉय को मोटिवेट रखना, एम्प्लॉय को एंगेज करना, यह सब ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो जब भी मैं कोई ट्रेनिंग करता हूं तो ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस या आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, चेक होना बहुत जरूरी है कि वास्तव में मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉम्पिटेंसी मैच है, जो गैप थे वो कम हुए नहीं हुए। ट्रेनिंग केवल एक दिखावा नहीं है, ट्रेनिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट function of HR department because we are developing the human capital. We are not purchasing machine, we are not purchasing material. That is one time cost. When we are not able to develop the talent, it is a perpetual cost for next 10 years, 20 years or 30 years, or sometime it is 38 or 40 years. So we have to develop the human capital as per the need of the organization and for the betterment of the employee. नंबर 2 आता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट। जब हम ट्रेनिंग पूरी नहीं देंगे, कॉम्पिटेंसी मैप नहीं करेंगे, तो सीनियर पोजीशंस पर बाहर से लोग आना करेंगे, या हमारी लोअर पोजीशंस पर भी जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, मार्केट की नीड चेंज हुई, तो हमारे टैलेंट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो हमें अपने टैलेंट को डेवलप करना बहुत जरूरी है। और जहां पुअर प्रैक्टिसेस होती हैं वहां ट्रेनिंग पर या ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पर फोकस नहीं रहता है, और वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम मार्केट से ले लेंगे। नो डाउट मार्केट से यू कैन टेक द पीपल, बट देयर कॉस्ट वुड बी वेरी हाई बिकॉज दे कैन नॉट मिक्स विद द कल्चर वेरी सून। नंबर 3 पर आता है हमारा एम्प्लॉय एंगेजमेंट। मेरे पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वो चाहे नंबर में 100 हो या 1000 हो या 5000 हो, मेरे पास जो नंबर है वो कंप्लीटली एंगेज होना चाहिए। इंडिया में एम्प्लॉय एंगेजमेंट बहुत लो रहता है। कहीं कहीं यदि ईमानदारी से सर्वे किया जाए, क्योंकि मैंने इस एरिया में बहुत काम किया है, तो कहीं कहीं तो 40 से 45% ही मिलता है और कहीं कहीं 80% मिलता है। तो यह ऑर्गेनाइजेशन का अपने एफर्ट्स हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज को एंगेज करने के लिए कितना एचआर की प्रैक्टिसेस के द्वारा फोकस करता है और डेवलप करता है। तो जहां बेस्ट एचआर प्रैक्टिसेस है वहां 80-90% तक जाता है, और जहां पुअर एचआर प्रैक्टिसेस है वहां 40 और 45% रह जाता है। तो इसके कुछ रीजन हैं। नंबर 1, वर्कर कंपनसेशन कॉस्ट ऑन एक्सीडेंट। जहां हम मिसमैच कर देते हैं, वर्क कल्चर ठीक नहीं होती है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए काम नहीं होता, वहां एक्सीडेंट का रेशो बढ़ जाता है, क्योंकि आदमी टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, हबड़ तबड़ में रहता है, वर्क कल्चर कंड्यूसिव नहीं होती है, हेल्दी नहीं होती है, माइंड में टेंशन रहती है। तो ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट को घटाता है। नंबर 2 है लो मोरल और हाई कॉन्फ्लिक्ट। जहां एम्प्लॉय एंगेजमेंट रेशो कम होता है वहां एम्प्लॉय का मोरल भी कम होता है, बिकॉज दे डोंट थिंक दिस इज माय कंपनी। तो जहां एचआर प्रैक्टिसेस अच्छी होती हैं वो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के लिए बहुत सारे काम करते हैं, और जहां एचआर प्रैक्टिसेस लो होती हैं वहां आदमी काम नहीं करता, वहां केवल 8 घंटे पूरा करता है, तो उसकी ना तो प्रोडक्टिविटी आती है ना क्वालिटी आती है। तो ये एक बड़ा इशू है जिस पर एचआर डिपार्टमेंट को काम करना आवश्यक है, और मैनेजमेंट को एचआर प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करना बहुत आवश्यक है। बहुत सी जगह यह भी देखा गया है कि एचआर कुछ करना चाहता है और मैनेजमेंट के अदर स्फीयर्स के लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। नंबर 3 पर आते हैं हम इन इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। यह एक एम्प्लॉय एंगेजमेंट का और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का बड़ा इशू है, जहां हम नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म करते हैं और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एडिक्वेट नहीं होता है, तो वहां टैलेंट भागने लगता है। उसको लगता है कि आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर रेस्पेक्ट एंड आई एम नॉट बीइंग प्रॉपर रिवार्डेड। यहाँ सब एक से नापे जाते हैं। तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी एचआर प्रैक्टिसेस में इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, तभी टीम में कोहेसिवनेस और टैलेंट आगे बढ़ता है। नंबर 4 है लो प्रोडक्टिविटी।
जहां एम्प्लॉय एंगेजमेंट कम होगा वहां प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली लो होगी। कुछ लोग मटर गश्ती करेंगे, कुछ लोग काम नहीं करेंगे, जो लोग काम करेंगे वो दिल से काम नहीं करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी चाहे मैन की हो, मशीन की हो, मटेरियल की हो या और किसी रिसोर्स की हो, घटती चली जाती है। नंबर 5 पर आता है हाई एम्प्लॉय टर्नओवर। तो जहां एनवायरमेंट कंड्यूसिव नहीं होगा, हेल्थी वर्क कल्चर नहीं होगी, एम्प्लॉय की रेस्पेक्ट नहीं होगी, टीम में कोहेसिवनेस नहीं होगी, तो अच्छे लोग छोड़कर जाने लगते हैं। आप बार बार रिक्रूट करते रहिए, अच्छे लोग लेते रहिए, लोग छोड़कर चले जाएंगे, तो आपकी एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जहां एचआर प्रैक्टिसेस वीक होती हैं वहां एम्प्लॉय टर्नओवर अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंच जाती है। हम लोग इन चीजों को बहुत देर से समझते हैं, इसीलिए कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में ऑर्गेनाइजेशन आपस के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चली जाती है। नंबर नेक्स्ट है टॉक्सिक एनवायरनमेंट। कुछ लोग एनवायरनमेंट में, जैसे मैंने टैलेंट एक्विजिशन में कहा, कि ऐसे आ जाते हैं जिनकी लैंग्वेज बढ़िया नहीं होती है, जिनकी वैल्यू सिस्टम, एथिक्स, दे आर नॉट कमिटेड, दे आर इंटेग्रिटी डाउटफुल, तो वो एनवायरनमेंट को टॉक्सिक बना देते हैं, जिससे अच्छे लोग छोड़कर चले जाते हैं और नाकारा लोग अपनी टीम में जुड़ करके और आराम से अपना जीवन बताते हैं। तो जो इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन है वो तो अच्छा हो जाता है, लेकिन जो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट है, वो लो होता चला जाता है, क्योंकि काम करने वाले कम हो जाते हैं। तो अच्छी एचआर प्रैक्टिसेस के लिए हमको बहुत फोकस करना है। नंबर 4 पर आता है लीगल कंप्लायंस। जहां एचआर प्रैक्टिसेस पुअर होती हैं वहां लीगल कंप्लायंस प्रॉपर नहीं होती है। ना तो एम्प्लॉयर फोकस करता है, ना मैनेजमेंट के और टीम के लोग फोकस करते हैं। एचआर चीखता है, चिल्लाता है, रिक्वेस्ट करता है, कभी टाइम से कभी बिना टाइम से प्रॉब्लम होती है। तो उसके कारण से लीगल कंप्लायंस में बहुत ज्यादा इशू आते हैं। उसकी वजह से क्या नुकसान होता है? नंबर 1, अनवांटेड लिटिगेशन बढ़ जाता है, और लिटिगेशन की कॉस्ट आज डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और जब हम अपने आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं तो बाहर जस्टिस मिलना भी मुश्किल हो रहा है, चाहे वो लेबर कोर्ट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी आज की डेट में जस्टिस पाना, एक तो टाइम फैक्टर बहुत लगता है, और दूसरा माइंडसेट लोगों के कुछ बदलते जा रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, केवल लॉ ही काम नहीं करता। तो हमें अनवांटेड लिटिगेशन से बचना है। नंबर 2, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। यदि मैं लॉ की कंप्लायंस नहीं करता हूं तो मेरे को बहुत सारे पेनल्टीज लगती हैं, मेरे ऊपर लायबिलिटीज आ जाती हैं, या मेरे ऊपर बाद में बहुत सारे खर्चे निकल आते हैं जो मैंने अपनी बैलेंस शीट में नहीं किए। बाद में इंस्पेक्शन हुआ, वहां से लायबिलिटी इतनी निकल आई कि इस साल का सारा प्रॉफिट मेरा कंप्लायंस में चला गया। तो लीगल कंप्लायंस भी अच्छी एचआर प्रैक्टिसेस का एक हिस्सा है। जिन कंपनीज में कंप्लायंस ऑफ लॉ 100% होता है वहां एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी होता है, और जहां कम होता है वहां खुद समझते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम आती है। नंबर 5 पर है जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है एचआर प्रैक्टिसेस का, जो आज भारत में, जब से हम ये एचआर करने लगे हैं तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के लोग कम होते जा रहे हैं। एम्प्लॉइज डिसिप्लिन एंड टर्मिनेशन। तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वह वीक होता जा रहा है। हम एम्प्लॉय वेलफेयर पर, एम्प्लॉय वेलनेस पर तो बहुत खर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो एम्प्लॉय का डिसिप्लिन है, जब तक एम्प्लॉय डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक हम ऊपर के सारे कामों को, चारों कामों को ठीक से नहीं कर पाएंगे। अब एम्प्लॉय डिसिप्लिन से नुकसान क्या क्या होता है? नंबर 1, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम इफ दे आर टर्मिनेटेड। आपने किसी आदमी को सस्पेंड कर दिया, बहुत सारे लोगों को एक साथ सस्पेंड कर देते हैं, तो एक तो जो हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट है वो खत्म हो जाता है। नंबर 2, इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत पुअर हो जाता है। नंबर 3, जब वो कोर्ट से जीत कर आते हैं तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट उनकी इतनी एक्यूमुलेट और इतनी हैवी हो जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन को पे करने में दिक्कत आती है। और फिर जब वो कोर्ट से लौट कर आते हैं तो काम नहीं करते हैं, क्योंकि दे थिंक कि मैनेजमेंट तो हमारे साथ है नहीं, हमें तो कोर्ट की वजह से नौकरी मिली है। तो पूरा जो एनवायरनमेंट है और जो एम्प्लॉय का एंगेजमेंट रेशो है, दोनों
लड़खड़ा जाते हैं। तो हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं वो टाइम से सेटल करना या उनके लिए प्रोविजन करना या लीगल मिटिगेशन स्ट्रॉन्ग प्लान रखना बहुत आवश्यक है। ये गुड एचआर प्रैक्टिसेस का हिस्सा है और जहां पुअर है वहां बहुत नुकसान होता है। नंबर 2 है लिटिगेशन कॉस्ट फॉर इम्प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस रिलेटेड इश्यूज। जहां हम एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर नहीं करते हैं वहां लिटिगेशन कॉस्ट हमेशा बढ़ जाती है। इसीलिए जो टैलेंट एक्विजिशन नंबर 1 पर है वो एचआर को बहुत फोकस करने का एरिया है। मैं किसी भी गलत आदमी को रिक्रूटमेंट करूंगा तो वो मेरे अगले 30 साल 35 साल 25 साल जितनी भी उसकी रिटायरमेंट की एज का गैप होगा वो मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाएगा, वो असेट्स कभी नहीं हो सकता। तो हमें ये सब चीजें पुअर एचआर प्रैक्टिसेस से रिमूव करने की है, क्योंकि जहां पुअर एचआर प्रैक्टिस होती है वहां ये प्रॉब्लम बड़ी होती है, ज्यादा होती है, और जहां बेस्ट एचआर प्रैक्टिस होती है वहां ये बिल्कुल मिनिमाइज कर दी जाती हैं। तो आपको एम्प्लॉयर को डिसाइड करना है, टॉप मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि वेदर वी हैव टू हैव द पुअर एचआर प्रैक्टिसेस और बेस्ट एचआर प्रैक्टिसेस। अब इनको कैसे इंप्रूव किया जाए, क्योंकि पुअर और बेस्ट तो मैंने आपके साथ डिस्कस ली। हाउ वी कैन इंप्रूव द बेस्ट एचआर प्रैक्टिसेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, whether it is marketing organization, service oriented organization, or it is manufacturing based organization, or it is any other kind of organization, how we can improve these services we have to discuss. Number 1, take care of employee wellness. आप जब भी जिस एम्प्लॉय को हायर करते हैं उसकी एम्प्लॉय वेलनेस को पूरी तरह ध्यान में रखें। जब तक एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए एम्प्लॉय वेलनेस को नहीं बढ़ाएंगे एम्प्लॉय एंगेजमेंट रेशियो नहीं बढ़ता है। Number 2, a satisfied employees or engaged employee give the better output. Satisfaction तो किसी और कारण से भी हो सकता है, my term is engaged employee give the better output. Number 2 है selective hiring the right people. रिक्रूटमेंट में हमें बहुत टफ होना है। जो कंपनियां रिक्रूटमेंट में लूज होती हैं, कहीं भी किसी को भी रिक्रूट कर लेती हैं, बहुत प्रॉब्लम में जाती हैं। और भारत में रिक्रूटमेंट इज ए मेजर एरिया। कहीं रिलेटिव्स आ जाते हैं, कहीं नेपोटिज्म आ जाता है, कहीं एचआर की गलती से एचआर की टीम बायस्ड हो जाती है, कहीं कॉम्पिटेंसी असेस करने में गलती हो जाती है। तो सिलेक्शन आज भारत का मेजर क्रिटिकल एरिया है एचआर टीम का। कभी कभी दूसरे डिपार्टमेंट के लोग अपनी विम्स एंड फैंसी पर मुझे केवल यही आदमी चाहिए, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम्स है। उसको करेक्ट करना कंप्लीट टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 3 है सेल्फ मैनेज्ड एंड इफेक्टिव टीम। अपनी टीम में वो लोग रखिए जिनको बाहर से मैनेज करने की जरूरत ना पड़े, जो सेल्फ कंट्रोल्ड हो, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, सेल्फ मैनेज्ड हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, और जिनकी प्रोडक्टिविटी और वर्किंग स्टाइल प्रोडक्टिव हो, केवल लिप सर्विस ना हो। तो जो डूअर्स हैं और जो टॉकर्स हैं उनका डिफरेंस करना आपके जो हर साल आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका हिस्सा होना चाहिए, ताकि आप अच्छे लोगों को आगे बढ़ाएं, मोटिवेट करें, और जो बुरे लोग हैं उनको या तो बाहर करें या उनको ट्रेनिंग देकर उनको इंप्रूव करें। जो उनका वीक एरिया है, जो सॉफ्ट स्किल का वीक एरिया है, उसको हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज से वीक करें। तो जहां इन एक्टिविटीज पर काम होता है वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेजी से ग्रो करती हैं, और जहां ये सोच दिया जाता है ये इसको छोड़ दो, अंडर द कारपेट कर दो, वो ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक नहीं सस्टेन कर पाती है। नंबर 4 है फेयर एंड परफॉर्मेंस बेस्ड कंपेंसेशन। मैं जो कंपेंसेशन मेरे यहाँ स्ट्रक्चर है, जो मेरी वेज पॉलिसी है, जो कंपेंसेशन पॉलिसी है, वो तो एक तो मार्केट में क्या डिमांडेड सप्लाई है, नंबर 2 मार्केट में क्या रेट चल रहा है, नंबर 3 मेरा प्राइस इंडेक्स कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, नंबर 4 मेरी मनी कितना इन्फ्लेट हो रहा है। वो सब आपकी पॉलिसी एचआर पॉलिसी में हिस्सा होना चाहिए। मैं जब भी कभी मैंने वेज सर्वे किए अपने टाइम में, तो हमने इन चीजों को बहुत ध्यान में रखकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी कॉम्पिटिटिव सैलरी रखी।
ताकि मार्केट में बहुत ज्यादा कम भी ना हो और बहुत ज्यादा हाई भी नहीं हो। हाई सैलरी भी कभी कभी प्रॉब्लम बन जाती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो जिनको सैलरी अच्छी मिल रही है उनका आउटपुट अच्छा होगा। नंबर 5 है इन्वेस्टिंग इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कि आप लर्निंग एंड डेवलपमेंट में बहुत इन्वेस्ट कीजिए। यदि कहीं रिक्रूटमेंट गलती हो गई या मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, मुझे 2 ऑर्गेनाइजेशन नहीं लगानी है, तो मैं अपने यहाँ लर्निंग और डेवलपमेंटल एक्टिविटी से अपने हिसाब से अपनी ह्यूमन कैपिटल तैयार करूं। तो जो अच्छी एचआर प्रैक्टिसेस है वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट पर बहुत खर्चा करती हैं, और जहां पुअर एचआर प्रैक्टिस होती है वो कहते हैं इट इज लाइबिलिटी। ट्रेनिंग में मौज मस्ती होती है, लोग कुछ नहीं लर्न करते हैं, डोंट डू एनी ट्रेनिंग। और अभी और इंडिया में धीरे धीरे ये कंसेप्ट डेवलप हो रहा है। तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस की ड्यूटी बनती है, टॉप मैनेजमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को प्रॉपरली इन्वेस्ट करें, टाइम भी इन्वेस्ट करें, मनी भी इन्वेस्ट करें और अपने एफर्ट्स भी इन्वेस्ट करें और अच्छे लोगों को डेवलप करें। इन हाउस डेवलपमेंट हमेशा अच्छा होता है। नंबर 6 पर है क्रिएटिंग फ्लैट एंड इगलाइटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक तो ऑर्गेनाइजेशन में लेयर्स बहुत कम हो, जितनी लेयर कम होंगी उतनी हायरार्किकल प्रॉब्लम्स कम आएंगी। दूसरा, इगलाइटेरियन ऑर्गेनाइजेशन मींस जहां समतावाद हो, जो सबके साथ एक सी पॉलिसी हो, जहां कोई बायस्डनेस ना हो, जहां नेपोटिज्म ना हो। आप सबको समान अधिकार दीजिए। मेरे फेवरेट और मेरे अगेंस्ट की बात छोड़ दीजिए। कुछ लोग मुंह से बहुत ब्लंट होते हैं लेकिन काम बहुत बढ़िया करते हैं, वो बॉस लोगों की गुड बुक्स में नहीं आते हैं। कुछ लोग काम बिल्कुल नहीं करते हैं लेकिन बॉस के आगे पीछे घूमते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस को लड़खड़ा देते हैं। तो आपको ये सब चीजें मैनेजमेंट को और एचआर डिपार्टमेंट को फोकस करनी चाहिए। नंबर 7 पर आता है मेकिंग इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल टू दोज हु नीड इट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्योंकि टॉप मैनेजमेंट क्या चाहता है, लोएस्ट एम्प्लॉय क्या सोचता है, इनके बीच हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत गैप रहता है। आज वर्ल्ड वाइड यदि कोई मेजर प्रॉब्लम है कॉर्पोरेट्स में तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की है। टॉप मैनेजमेंट कुछ और सोच रही है, उसका विजन और मिशन कुछ और है, लोएस्ट एम्प्लॉय को पता ही नहीं है, ही इज नॉट अवेयर कि मैनेजमेंट मेरी क्या सोच रही है। तो वो जो गैप है वो हम या तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम से या इंफॉर्मेशन की असेसिबिलिटी से, हम कैसे कम्युनिकेट करें, होर्डिंग्स लगा सकते हैं, मंथली मीट कर सकते हैं, टाउन हॉल मीटिंग्स कर सकते हैं, हम एम्प्लॉय के साथ वीकली मीटिंग कर सकते हैं, गेट मीटिंग्स कर सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं लेकिन उनके बीच के गैप को कम करना है। नंबर 8 पर आता है प्रमोट इफेक्टिव वर्क कल्चर, कि मेरी जो टीम है उसमें हमें यह मैसेज देना है कि जो मेरे लिए इफेक्टिव लीडर्स हैं, इफेक्टिव वर्कर्स हैं, इफेक्टिव एम्प्लॉयज हैं, वो मैं प्रमोट करूंगा, और जो नाकारा हैं या जिनकी परफॉर्मेंस लो है। अब परफॉर्मेंस लो क्यों है वो एक अलग विषय है, वो मेरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में जाकर आप देख सकते हैं। तो मैं अपनी जो प्रमोशन पॉलिसी है और जो मेरी वर्क कल्चर की पॉलिसी है उसमें ये बात क्लियर होनी चाहिए, और दोनों में प्रमोशन पॉलिसी और वर्क कल्चर पॉलिसी में अलाइनमेंट होना बहुत आवश्यक है। नंबर 9 पर आता है डेवलप ट्रस्ट एंड मोटिवेशन अमंग टीम। मेरी टीम ऑर्गेनाइजेशन में चाहे कोई हायरार्किकली किसी भी पोजीशन पर, किसी भी लोकेशन पर, किसी भी डेजिग्नेशन पर, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, उन सब में ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ट्रस्ट, टॉप मैनेजमेंट के प्रति ट्रस्ट, एम्प्लॉयज की पॉलिसीज के सिस्टम्स के प्रति ट्रस्ट होना और अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। जहां ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी लो होती चली जाती है वहां बेस्ट एचआर प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं और ना ही वहां एम्प्लॉय एंगेजमेंट हाई होता है। माइंड इट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। आज जमाना टेक्नोलॉजी का है। ह्यूमन एरर्स ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्ट इश्यूज की वजह से कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं, लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, मशीन टेक्नोलॉजी का, मशीन लर्निंग का जमाना है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है। तो आप टेक्नोलॉजी पर फोकस भी कीजिए। जितना आप टेक्नोलॉजी पर जाएंगे नो डाउट आपका जो ह्यूमन टच है उसके कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं
और ह्यूमन टच ना होने की कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आज इंडियन एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी पर जब तक हम फोकस नहीं करेंगे तब तक हम नंबर वन एक तो कॉस्ट में कम्पिटिटिव नहीं होंगे, नंबर दो हमारा जो थिंकिंग पैटर्न ऑफ द ह्यूमन कैपिटल है वो कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है, टेक्नोलॉजी में जीरो होता है तो उससे मदद मिल सकती है। नंबर तीन, मशीन कभी या टेक्नोलॉजी कभी झूठ नहीं बोलती, उसको करने वाले एम्प्लॉयज या ह्यूमन कनेक्शंस जितने लो होंगे उतनी वो बेहतर होती चली जाएगी। तो इन 10 एरियाज में यदि कोई भी मैनेजमेंट इन बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ एचआर को एडॉप्ट करे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने से नहीं रोक सकता, और वहां हमेशा कंजीनियल एनवायरनमेंट होगा, हेल्दी वर्क कल्चर होगी, प्रोडक्टिविटी हाई होगी, टीम बिल्डिंग अच्छी होगी, ट्रस्ट अच्छा होगा, एवरीबॉडी विल एंजॉय। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा यह एम्प्लॉय या एचआर कॉस्ट का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप खुद इसको समझेंगे, अपने यहाँ जो कमियां हैं उनको निकाल कर दूर करेंगे, अपने मित्रों को भेजेंगे। आपका मेरा इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।